सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। जिला दर्शन के ऑनलाइन कोर्स के अंदर अपना जो बीकानेर जिले का जो टेस्ट हुआ था, उस टेस्ट का ये अपने सॉल्यूशन करेंगे आज। 40 प्रश्नों का टेस्ट था। टेस्ट के अंदर कोई भी डाउट किसी को कोई रहा है तो वो डाउट कमेंट करके बता देना। 40 प्रश्न थे, उसी के अंदर अपने चर्चा करेंगे। अगर किसी ने अभी तक जिला दर्शन का जो बैच है वो अभी तक ज्वाइन नहीं किया, तो कल से इसके ऊपर न्यू ईयर का महा ऑफर शुरू हो जाएगा। नाम मात्र की फीस में आप जिला दर्शन के ऑनलाइन कोर्स के अंदर कल से अपना एडमिशन ले सकते हो। न्यू ईयर के उपलक्ष्य में महा ऑफर जिला दर्शन के ऑनलाइन बैच के अंदर आपको मिलेगा। बाकी ये सारे नए बैच अपने संकल्प की ऐप के ऊपर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मेथड के अंदर अपने शुरू है। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न था, बीकानेर का प्राचीन नाम है। राती घाटी भी है, जांगला प्रदेश है, भाद्रे जांगला है, कुरु जांगला है। कुरु जांगला भी बीकानेर को बोलते थे। तो ये सभी जो है ये बीकानेर के प्राचीन नाम थे। तो पहले प्रश्न का 4 नंबर ऑप्शन सही होता है। ये सभी ये सारे के सारे जो है ये बीकानेर के प्राचीन नाम है ना। प्राचीन नामों के अंदर सामान्य परिचय में सबसे पहले अपने प्राचीन नाम वगैरह यही पढ़े थे। तो ये बीकानेर के सारे प्राचीन नाम है। राती घाटी, जांगला प्रदेश, भाद्रे जांगला, कुरु जांगला, ये बीकानेर के प्राचीन नाम थे। इसी जांगला प्रदेश में राव बीका ने पहली बार राठौड़ वंश की स्थापना की थी और यहीं पर राव बीका ने 1488 के अंदर बीकानेर शहर की स्थापना की थी। हालांकि राव बीका ने अपनी पहली राजधानी कोडम देश को बनाया था 1488 में, फिर अपनी राजधानी राव बीका ने बीकानेर को बनाया और बाद में बीकानेर के राठौड़ वंश की राजधानी लगभग बीकानेर ही रही थी। तो ये सारे बीकानेर के प्राचीन नाम थे। अगला प्रश्न देखिएगा, बीकानेर जिले के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। बीकानेर का जो असत्य कथन है वो बताना। देखिएगा, बीकानेर जिले का शुभंकर बड़तितर है, सही है। बीकानेर का आरजे नंबर 07 है, ये भी सही है। बीकानेर जिला पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता, ये गलत है ना। अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। जैसे अगर अपने बात करें राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, तो हमने अच्छे से पढ़ा था कि अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा जो है इसके ऊपर हमारे वर्तमान में 5 जिले जो है वो आते हैं, जिसमें एक तो श्री गंगानगर जिला आता है, एक इसके अलावा अनूपगढ़ जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा के ऊपर स्थित है, उसके अलावा बीकानेर जिला है, उसके अलावा जैसलमेर जिला है जो आज भी सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है, और उसके अलावा बाड़मेर है। फलोदी जिला जो है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता। तो बीकानेर जिला भी अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श करता है। और हमने ये भी पढ़ा था कि जब अनूपगढ़ जिला पहली बार नया बना था तो उसमें बीकानेर की 2 तहसीलों को शामिल किया गया था, लेकिन बाद में थोड़ा सा विवाद हुआ तो उन 2 तहसीलों को वापस बीकानेर में ऐड कर दिया गया। तो बीकानेर वापस से अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा 168 किलोमीटर बनाने लग गया। अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की जो पहले वाली लंबाई थी ना वो लगभग सेम है। गंगानगर वाले में थोड़ा सा अंतर आएगा, वो गवर्नमेंट के जब डाटा अंतिम जारी होगी तो वो थोड़ा कंफर्म होगा। आज बीकानेर अंतरराष्ट्रीय सीमा 168 किलोमीटर है, जैसलमेर 464 है, बाड़मेर 228 है। गंगानगर और अनूपगढ़ मिलकर 210 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को स्पर्श करते हैं। तो इसमें जो असत्य कथन है वो 3 नंबर है। बीकानेर शहर की स्थापना 1488 ईस्वी में राव बीका ने की थी। कब की थी? आखा तीज के दिन। आखा तीज वैशाख शुक्ला तृतीया को, और यही दिन अपने बीकानेर शहर स्थापना दिवस के रूप में भी बनाते हैं। तो ये भी सही था। 3 नंबर कथन यहाँ पर असत्य हुआ था। अगला प्रश्न, बीकानेर जिले के अधिकांश भाग पर किस प्रकार की जलवायु का प्रभाव है? देखो, अपने बैच के अंदर 4 प्रकार के जलवायु वर्गीकरण पढ़ते हैं। अगर अपने बीकानेर की बात करें तो भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, जिसकी वेधशाला जयपुर में है, शुष्क जलवायु है। डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार बीकानेर की जलवायु BWHW है, और थोरनवेट के अनुसार बीकानेर की जलवायु DB है। और एक नाम और अपने पढ़ा था ट्री वार्था। ट्री वार्ता के अनुसार बीकानेर की जलवायु कैसी है? तो BSH है। यानी कि ये सभी जो है ये बीकानेर की जलवायु है, सबके अलग अलग मत है। भारतीय मौसम विभाग बीकानेर को शुष्क जलवायु में रखता है। कोपेन के अनुसार BWHW है, थोर्नवेट के अनुसार DB है,
ट्री वार्ता के अनुसार बीकानेर की जलवायु BSH है, यानी कि ऑप्शन तीनों ये बीकानेर की जलवायु है। अलग अलग मत है तो उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बीकानेर में बेर व खजूर अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बीकानेर में बेर व खजूर अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1978 में हुई थी। कब हुई थी? 1978 में। याद रखिएगा 1978 के अंदर ही अपने राजस्थान में राजस्थान राज्य कृषि बीज निगम की स्थापना भी 1978 में हुई थी, जिसका मुख्यालय जयपुर के अंदर बनाया गया था। राजस्थान राज्य कृषि बीज निगम और उस्ता कला के संरक्षण के लिए वो एक सेंटर बीकानेर में 1975 में स्थापित हुआ था। 1993 की बात करें तो 1993 के अंदर राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र जो कि सेवर भरतपुर में है, उसकी स्थापना भी कब हुई थी? 20 अक्टूबर 1993 को उसकी स्थापना हुई थी। और 1993 के अंदर हमने ये पढ़ा था कि बीकानेर में केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र जो बीकानेर में कहां पर है? बीचवाल के अंदर है। उसकी स्थापना भी कब की थी? 1993 की थी। जबकि बीकानेर में बेर और खजूर जो अनुसंधान केंद्र है उनकी स्थापना कब की है? 1978 की है। और राजस्थान राज्य बीज निगम की स्थापना भी जयपुर में कब हुई थी? 1978 में हुई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर 3 नंबर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र बीचवाल की स्थापना किस वर्ष हुई? अभी हमने पढ़ा 1973 के अंदर। कब हुई थी? 1973 के अंदर। 1922 के अंदर बीकानेर जंतुवालय की स्थापना हुई थी, जो कि वर्तमान में बंद है। 1922 में स्थापित हुआ था। 1978 में बीकानेर में बेर व खजूर अनुसंधान केंद्र की स्थापना बीकानेर में कब हुई थी? 1978 में हुई थी। और 1974 में याद रखिएगा अपने राजस्थान में राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड जो अपने राज्य में कृषि मंडियों का संचालन करता है, जिसका मेन मुख्यालय जयपुर के अंदर है, इसकी स्थापना 6 जून 1974 को जयपुर में हुई थी। 6 जून 1974 को इसकी स्थापना जयपुर में हुई थी, जो कि अपने राजस्थान में कृषि विपणन यानी कि कृषि मंडियों का संचालन करता है। और केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1993 में हुई थी। और सेवर में जो सरसों अनुसंधान केंद्र है उसकी स्थापना भी कब की है? 1993 की है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर 3 नंबर होने वाला था। नेक्स्ट देखिएगा, जैतून तेल शोध संयंत्र कहां स्थापित है? अच्छा प्रश्न है, बार बार आता है। नोखा के अंदर क्या है? बीकानेर में। नोखा में हमने पढ़ा था कि एशिया की सबसे बड़ी मोठ मंडी है। एशिया की सबसे बड़ी मोठ मंडी नोखा बीकानेर में है। और नोखा तहसील के अंदर यह मुक्तिधाम मुकाम, जहां पर बिश्नोई संप्रदाय की मुख्य पीठ है। बिश्नोई संप्रदाय की मुख्य पीठ मुकाम नोखा बीकानेर के अंदर है। जोहड़बीड़ की बात करें तो जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर ऊंट का अनुसंधान केंद्र है। ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में 1984 को स्थापित हुआ था। और जोहड़बीड़ के अंदर ही अश्व अनुसंधान केंद्र भी है। अश्व अनुसंधान केंद्र भी जोहड़बीड़ में, जहां पर वर्तमान में चेतक घोड़े के वंशज तैयार किए जा रहे हैं, तो वो जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर है। जैतून की बात करें तो जैतून अपने राजस्थान के अंदर एक विदेशी पौधा है, जो एक प्रकार का औषधीय पौधा माना जाता है, जो पहली बार अपने राजस्थान में इजराइल देश से लाया गया था। उसकी खेती में हमारी सहायता करने वाला देश भी इजराइल ही है। और जैतून की खेती का जो प्रारंभ है वो हमारे राजस्थान में पहली बार वर्ष 2006 में इजराइल के सहयोग से हुआ था। और ये एक प्रकार का औषधीय पौधा माना जाता है। मधुमेह रोग की रामबाण औषधि मानी जाती है। और अपने राजस्थान में जैतून के तेल का सबसे बड़ा शोध संयंत्र लूणकरणसर बीकानेर में स्थापित हुआ था 2014 के अंदर। यानी कि ये जैतून के तेल की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। कहां पर? लूणकरणसर बीकानेर में, जिसकी स्थापना 2014 के अंदर हुई थी। और एक याद रखो, अपने राजस्थान में
जैतून की टहनियों से ग्रीन टी बनाने की फैक्ट्री भी अपने राजस्थान में ही है, बस्सी के अंदर है, जयपुर ग्रामीण में, जहां पर जैतून की टहनियों से ग्रीन टी बनाई जाती है। और जैतून के तेल का शोध संयंत्र लूणकरण बीकानेर में 2014 में स्थापित हुआ था। और जैतून की खेती किस देश के सहयोग से की जा रही है? इजराइल के सहयोग से। जोजोबा की खेती में भी हमारी सहायता इजराइल करता है। उसका भी एक केंद्र अपने बीकानेर में पड़ा था, झज्जर के अंदर है। निजी परियोजनाओं का केंद्र बिंदु झज्जर बीकानेर को बनाया गया है, जो जोजोबा के लिए अपने राजस्थान में काम करती है। उसके अंदर भी हमारी सहायता करने वाला इजरायली है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर 3 नंबर होने वाला था, लूणकरण से। अगला प्रश्न, बीकानेर का प्रथम स्थान है। देखो, कुल दलहन उत्पादन में प्रथम स्थान नागौर का है। कुल मसाला उत्पादन में प्रथम स्थान बारां का है। कुल खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान अलवर का है। और कुल तिलहन उत्पादन में प्रथम स्थान बीकानेर का है। तो बीकानेर का प्रथम स्थान किसमें था? कुल तिलहन उत्पादन में था। कुल अनाज की बात करें तो कुल अनाज के अंदर, कुल खाद्यान्न के अंदर श्री गंगानगर है और कुल अनाज के अंदर अलवर है। कुल अनाज उत्पादन में पहला स्थान अलवर का है और कुल मसाला उत्पादन में 12 है, तो 12 को मसालों का घर भी कहा जाता है। कुल तिलहन उत्पादन में प्रथम स्थान कौन से जिले का रहा? तो बीकानेर का रहा। बाकी मूंगफली, मोठ, गवार, चना वगैरह, इन सब के उत्पादन में पहला स्थान बीकानेर का है। हमने अच्छे से ये भी पढ़ा था। तो इसका उत्तर 4 नंबर होने वाला था। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से उस आखेट निषिद्ध क्षेत्र की पहचान करो जो बीकानेर में स्थित नहीं है। देखिएगा, बीकानेर में मुख्य रूप से तो 5 आखेट है, जिसमें हमने पढ़ा था। एक तो बीकानेर में दी यात्रा है, इसके अलावा वैष्णव, मुकाम, देशनोक, जोहड़बीड़ और एक बज्जू है। ये 5 आखेट मेन बीकानेर के अंदर है। इसके अलावा याद रखो, अपने राजस्थान में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो आखेट है उसका नाम है संवत्सर कोडसर। संवत्सर कोडसर, जो कि अपना क्षेत्रफल में सबसे बड़ा आखेट है। ये आखेट भी अपने राजस्थान के 2 जिलों में फैला हुआ है, बीकानेर व चूरू के अंदर। मेन अगर दोनों में एक जिला बताना पड़े तो इसका हालांकि मेन जिला चूरू है, क्योंकि ये आधे से ज्यादा चूरू में फैला हुआ है। कोडसर संवत्सर जो आखेट है ये मेन चूरू के अंदर है, लेकिन ये दोनों जिलों में फैला हुआ है। तो कोडसर संवत्सर का भी भाग जो है वो बीकानेर में आता है। तो अपने ये कह सकते हैं कि बीकानेर में 6 आखेट है, 5 तो प्रॉपर है बीकानेर के अंदर, और एक जो संवत्सर कोडसर है इसका भी कुछ भाग बीकानेर के अंदर आता है, जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा आखेट है। अब याद रखो, कोडसर संवत्सर का जब प्रश्न आए कि किस जिले में है, अगर ऑप्शन में 2-2 जिलों के युगम हो तो ये बीकानेर चूरू में है, और अगर एक ही जिला बताना पड़े तो ये मेन याद रखो चूरू के अंदर है। ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो बज्जू बीकानेर में, दी यात्रा बीकानेर में, देशनोक बीकानेर में, जोहड़बीड़ है बीकानेर में। जोहड़िया जो है ना ये अलवर के अंदर है। ये कहां पर है? अलवर में। जोहड़बीड़ बीकानेर में है। तो पहला ऑप्शन इसका सही उत्तर होता, जोहड़िया नहीं है, बीकानेर में जोहड़बीड़ है। अगला प्रश्न देखिएगा, गजनेर अभ्यारण्य का प्रमुख जीव कौन सा है? गजनेर अभ्यारण्य का मुख्य जो जीव था वो कौन था? बटबड़ पक्षी। कौन सा था? बटबड़ पक्षी, जिसको स्थानीय भाषा में रेत का तितर कहा जाता है, और इसी का वैज्ञानिक नाम था इंपीरियल सैंड गाउज। इंपीरियल सैंड गाउज बटबड़ पक्षी का वैज्ञानिक नाम था। क्रायोटिस नाइगरिसेप्स तो गोडावन, और गोडावन जो मुख्य जीव है वो कौन से उद्यान का है? राष्ट्रीय मरु उद्यान का है, जो जैसलमेर बाड़मेर के अंदर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा अभ्यारण्य, जो लगभग 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। गजनेर का मुख्य जीव बटबड़ पक्षी है। बटबड़ का ही वैज्ञानिक नाम क्या है? इंपीरियल सैंड गाउज है, और उसी को स्थानीय भाषा में रेत का तितर भी कहा जाता है। 3 नंबर सही उत्तर था इसका। अगला प्रश्न, लिग्नाइट की वह प्रसिद्ध खान जो बीकानेर में स्थित है। हालांकि लिग्नाइट का सबसे बड़ा भंडार तो कपूरड़ी वाला है, लेकिन विश्व प्रसिद्ध लिग्नाइट जो है वो पलाना बीकानेर का है। कहां का? पलाना बीकानेर का है। जामसर जो है ये तो बीकानेर में जिप्सम की सबसे बड़ी खान है, कि राज्य में जिप्सम की सबसे बड़ी खान कौन सी है? तो जामसर बीकानेर है।
और विश्व प्रसिद्ध लिग्नाइट कहाँ का है, तो पलाना बीकानेर का है। लिग्नाइट कोयले की किस्म है जो यहाँ का विश्व प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, गलीचा प्रशिक्षण केंद्र कहां पर स्थित है। अब देखो, अगर जयपुर की बात करें तो जयपुर के अंदर भेड़ ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला है। भेड़ ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला, जबकि भेड़ ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला जयपुर में है। जबकि अगर सीधा आपसे प्रश्न आ जाए ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला, तो ये बीकानेर के अंदर है। भेड़ ऊन आए तो जयपुर में, सीधा ऊन आए तो बीकानेर में है। और एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी ये भी कहां पर है, बीकानेर में है। और गलीचा प्रशिक्षण केंद्र भी कहां पर है, बीकानेर के अंदर है। भीलवाड़ा की बात करें तो भीलवाड़ा जो है ये तो अपने राजस्थान की वस्त्र नगरी है, और वस्त्र नगरी के नाम से भीलवाड़ा को जाना जाता है। कि राजस्थान की वस्त्र नगरी किसको कहा जाता है, भीलवाड़ा को। राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी कहा जाता है। राजस्थान की अबरख नगरी भी किसको कहा जाता है, भीलवाड़ा को कहा जाता है। टोंक की बात करें तो टोंक के अंदर तो मेन अपना जो भेड़ और ऊन का जो अनुसंधान केंद्र है वो बीकानेर टोंक के अंदर है। केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो वो बीकानेर टोंक के अंदर है। और गलीचा प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है, तो वो बीकानेर में है। इस प्रश्न का उत्तर सही 4 नंबर होता। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ऊंट अनुसंधान केंद्र जो जोहड़बीड़ में स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ऊंट अनुसंधान केंद्र की स्थापना जोहड़बीड़ में कब की है, 1984 की है। और 1978 में बीकानेर में बेर और खजूर अनुसंधान केंद्रों की स्थापना 1978 में हुई थी। और ऊंट अनुसंधान केंद्र की स्थापना जोहड़बीड़ में कब की है, 1984 की है। अगला प्रश्न देखिएगा, जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण कब और किस शासक के द्वारा करवाया गया था। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण राय सिंह ने अपने प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में करवाया था। प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। और जूनागढ़ दुर्ग के मेन 2 प्रवेश द्वार है, पूर्वी और पश्चिमी पोल। हालांकि उनके अलग नाम भी है, लेकिन मेन वो एक पूर्वी पोल है, एक पश्चिमी पोल है। उसी का एक आंतरिक दरवाजा था सूरज पोल, जिसके आगे मेन राय सिंह के द्वारा जयमल फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां भी विराजमान है। तो राय सिंह के द्वारा 1589 से 1594 ईस्वी के बीच में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था अपने प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में। और राय सिंह को राजपुताने का करण भी कहा जाता है। 1 नंबर सही होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, तो ये अपने जिला दर्शन की पुस्तक मार्केट में उपलब्ध है। अगर अभी तक आपने नहीं ली है तो पुस्तक को एक बार देखिएगा जरूर। राजस्थान का नया कंप्लीट जीके आपको आसान लैंग्वेज में इस पुस्तक में पढ़ने को मिलेगा। और ये अपना जिला दर्शन का लाइव बैच संकल्प की ऐप के ऊपर शुरू है। कल से न्यू ईयर के उपलक्ष्य में जिला दर्शन के ऑनलाइन बैच के अंदर महा ऑफर शुरू होने वाला है। नाम मात्र की फीस में आप जिला दर्शन के ऑनलाइन कोर्स के अंदर अपना एडमिशन ले सकते हो, जिसमें नाम मात्र की फीस में आपको कंप्लीट राजस्थान जीके जो है वो पढ़ने को मिलेगा। तो इस कोर्स के अंदर भी मोस्ट वेलकम है। आज तो मत लेना, कल से इसके ऊपर महा ऑफर शुरू हो जाएगा, तो उसके बाद आप इस बैच में अपना एडमिशन ले सकते हो। अगला प्रश्न देखिएगा, उस्ता कला का सवर्ण काल। उस्ता कला हालांकि अपने राजस्थान के बीकानेर में राय सिंह के शासन काल में उस्ता कला बीकानेर में आई थी। ऊंट की खाल पर की जाने वाली कला उस्ता कला, जिसको मुनावती या मनावती कला भी कहा जाता है। तो उस्ता कला का जो स्वर्ण काल है और बीकानेर चित्रकला शैली का जो स्वर्ण काल माना जाता है वो अनूप सिंह का काल माना जाता है। जो उस्ता कला का भी स्वर्ण काल है और उस्ता कला का भी स्वर्ण काल है और बीकानेर चित्रकला शैली का भी स्वर्ण काल अनूप सिंह का काल माना जाता है। अनूप सिंह एक कवि भी थे। अनूपोदय, काम, प्रबोध आदि जो रचनाएं है वो अनूप सिंह की थी। तो अनूप सिंह का जो काल है वो उस्ता कला और बीकानेर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल माना गया था। राय सिंह के शासनकाल में उस्ता कला मुगल दरबार से बीकानेर में राय सिंह लेकर आया था। कर्ण सिंह को जांगलदर बादशाह कहा जाता है। मतेरे की राड़ 1644 में हमने ये पढ़ा था। सूरत सिंह की बात करें तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधि करने वाला बीकानेर का शासक था, जो 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधि करेगा।
यह वही सूरत सिंह है जो 1808 में बटनेर को जीतकर मंगलवार के दिन उस पर विजय प्राप्त करके उसका नाम हनुमानगढ़ रखेगा। तो इसका उत्तर अनूप सिंह होता, उस्ता कला का स्वर्ण काल माना जाता है। वह मंदिर जिसकी नींव में घी व नारियल का तेल डाला गया वह कौन सा है? तो आपको पता है वो कौन सा है? भांडा शाह का जैन मंदिर है। राव लूणकर्ण के शासनकाल में भांडा शाह व्यापारी के द्वारा यह मंदिर बनवाया गया था, जो जैनियों के 5वें तीर्थंकर सुमित नाथ जी को समर्पित है। इसी की नींव में घी और नारियल का तेल डाला गया था। एक कहानी भी प्रचलन में थी जो कि अपने उस कोर्स के अंदर पढ़ी थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होता? भांडा शाह का जैन मंदिर। कपिल मुनि जी का मंदिर कोलायत में है, वर्मा जी के पोते थे। हालांकि इनका जन्म पुष्कर अजमेर में हुआ था, लेकिन इन्होंने अपनी तपोस्थली कोलायत को बनाया था, जहां पर कार्तिक पूर्णिमा को ऐतिहासिक मेला भी लगता है। दीपदान की परंपरा कोलाई झील के आसपास में, तो वो कपिल मुनि के बारे में हमने पढ़ा था। रणकपुर के जैन मंदिर खंभों का मंदिर कहा जाता है, वनों का मंदिर कहा जाता है। 1444 खंभे हैं, मथाई नदी के किनारे पर है। अपराजितेश्वर महादेव का मंदिर सिरोही के अंदर है। बांडा शाह का जैन मंदिर बीकानेर में है, जिसकी नींव में घी और नारियल का तेल डाला गया था। अगला प्रश्न, संत जाम्बो जी ने बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना कब की थी? बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी समराथल बीकानेर के अंदर। समराथल बीकानेर में, जिसको बिश्नोई संप्रदाय के अंदर धोक दोरा कहा जाता है, पवित्र धाम कहा जाता है, यहां पर बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना कब की गई थी? 1485 के अंदर जो है यहां पर बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की गई थी संत जाम्बोजी के द्वारा। संत जाम्बोजी का जो जन्म है वो 1451 के अंदर पीपासर नागौर के अंदर हुआ था, और इन्होंने बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना 1485 में समराथल धोक दोरे बीकानेर के अंदर की थी। और 1482 के अंदर आपको पता है जसनाथ जी का जन्म हुआ था, और 1504 के अंदर जसनाथी संप्रदाय की स्थापना हुई थी। बिश्नोई संप्रदाय 1485 और जसनाथी संप्रदाय 1504 है। बिश्नोई संप्रदाय में 29 नियम है, जसनाथी संप्रदाय में 36 नियम है। और जसनाथी संप्रदाय की स्थापना कत्रियासर बीकानेर में संत जसनाथ जी के द्वारा की गई थी। सिमुदड़ा और कोड़ा गणत उनके उपदेश उसमें संग्रहित है। और बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना समराथल बीकानेर धोक दोरा के अंदर 1485 में की गई थी। 1451 में संत जाम्बोजी का जन्म हुआ था पीपासर नागौर में लोहट जी और हंसाबाई की कोख से, जिनका मूल नाम धनराज जी था। अगला प्रश्न देखिएगा, जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ व उस पीठ के संस्थापक के संदर्भ में असत्य युगम बताइए। वैसे देखो, जसनाती संप्रदाय की जो मूल पीठ है वो कत्रियासर बीकानेर के अंदर है। कहां पर है? कत्रियासर बीकानेर में। उसके अलावा 5 इस संप्रदाय की मुख्य पीठ और थी, जिसमें से एक पीठ, 5वीं पीठ पांचाल नागौर में थी, बाकी 4 बीकानेर के अंदर थी। और पांचला जो नागौर में थी उसका संस्थापक कौन था? याद करवाया था, बोयत जी था। कौन था? बोयत जी था, हारोजी नहीं था। हारोजी नहीं था। बाकी मालासर बीकानेर में टोडजी संस्थापक था, लिखमा देसर बीकानेर में हांसोजी संस्थापक है, और पुनरासर बीकानेर की पीठ के संस्थापक भी पालोजी है। ये तीनों बीकानेर में है, पांचाल नागौर में है। और नागौर की जो पांचाल पीठ है उसका संस्थापक कौन था? बोयत जी था। और जसनाती संप्रदाय की मुख्य पीठ कहां पर है? तो वो कत्रियासर बीकानेर में है। संत जसनाथ जी जसनाती संप्रदाय के मेन संस्थापक माने जाते हैं। अगला प्रश्न, संत जाम्बो जी का मेला मुकाम में, जिसको मुक्तिधाम मुकाम भी कहा जाता है, लगता है। तो आपको पता है प्रति वर्ष 2 बार यहां पर मेला लगता है, फाल्गुन और आश्विन अमावस्या। करणी माता जी का मेला भी साल में 2 बार लगता है, और यहाँ पर जाम्बो जी का जो मेला है वो भी साल में 2 बार लगता है। कब कब? फाल्गुन और आश्विन अमावस्या को जो है यहाँ पर बिश्नोई संप्रदाय के 2 बड़े मेले लगते हैं प्रत्येक साल के अंदर। अगला प्रश्न, सिंबुदड़ा और कोड़ा ग्रंथों का संबंध है। तो आपको ये अच्छे से पता है, संत जसनाथ जी के जो उपदेश है वो किस ग्रंथ में संग्रहित है? तो सिमुदड़ा और कोड़ा ग्रंथ। तो दोनों ग्रंथों का संबंध किससे है? संत जसनाथ जी से है। 1 नंबर इस प्रश्न का उत्तर सही होता। अगला प्रश्न, राजस्थानी भाषा साहित्य और सांस्कृतिक अकादमी द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका का नाम क्या है? पहली बात तो कि राजस्थान भाषा साहित्य और सांस्कृतिक अकादमी बीकानेर के अंदर है, और इसकी मासिक पत्रिका का नाम क्या है? तो जागती ज्योत है। मासिक पत्रिका का नाम क्या है? जागती ज्योत है। जल्दी से आप इसमें नहीं, मेन कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताना कि इस अकादमी की स्थापना बीकानेर में किस वर्ष हुई थी। अपने जिला दर्शन के ऑनलाइन बैच में इसके बारे में अच्छे से पढ़ा था।
ये आप मेन कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इसकी स्थापना बीकानेर में कब हुई थी। इसकी मासिक पत्रिका का नाम क्या था, जागती ज्योत था। अगला प्रश्न देखिएगा, स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना बीकानेर में किस वर्ष हुई थी। स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय अपने राजस्थान का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा कृषि विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना हुई थी उस समय इसका नाम था राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय। राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के नाम से ये 1987 में स्थापित हुआ था और वर्ष 2009 के अंदर इसका नाम क्या कर दिया गया, स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय, जो आज बीकानेर में 2010 से हमारी एकमात्र वेटरनरी यूनिवर्सिटी का संचालन करता है। और दूसरी जो वेटरनरी यूनिवर्सिटी प्रस्तावित है वो जोबनेर में बनाया जाना प्रस्तावित है, एकमात्र फिलहाल वर्तमान में बीकानेर के अंदर है। और इसकी स्थापना यहाँ पर 1987 के अंदर राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के नाम से इसकी स्थापना हुई थी, जिसका बाद में 2009 में नाम बदल दिया और नाम क्या कर दिया, स्वामी केशवानंद। अगला प्रश्न देखिएगा, 1857 की क्रांति के समय बीकानेर का शासक कौन था। तो 1857 की क्रांति के समय बीकानेर का शासक वह था जो अंग्रेजों की सहायता करने के लिए राजस्थान से भी बाहर चला गया था, पंजाब में गया था। उसका नाम क्या था, सरदार सिंह था। सरदार सिंह था। डूंगर सिंह बीकानेरी भुजिये की शुरुआत हुई थी। कल्याणमल 1570 के नागौर दरबार में मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला बीकानेर का पहला राजा था। सूरत सिंह ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधि करने वाला बीकानेर का पहला राजा था, जो 1818 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधि करेगा। कल्याणमल 1570 के नागौर दरबार में अपने दो बेटों को लेकर गया था, राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ को बाद में गागरोन का दुर्ग भेंट स्वरूप दिया गया, जहां पर रहकर उसने वेली किशन रुक्मणेरी वाचनिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो 1857 की क्रांति के समय बीकानेर का राजा कौन था, सरदार सिंह था। अगला प्रश्न, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला बीकानेर का प्रथम राजा। बीकानेर का प्रथम राजा तो वो कौन था, कल्याणमल था, जो 1570 के नागौर दरबार में जाकर मुगलों की अधीनता स्वीकार करेगा। और नागौर दरबार जो है वो किस दुर्ग में लगवाया गया था, तो नागौर के अहि छतरपुर दुर्ग में अकबर के द्वारा ये नागौर दरबार लगवाया गया था। हालांकि मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला राजस्थान का पहला राजपूत राजा जयपुर का राजा भारमल था। 1562 में उसने मुगलों की अधीनता स्वीकार करके उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। और अगर अपने बीकानेर की बात करें तो वो कौन था, कल्याणमल था। कर्ण सिंह जंगलधर बादशाह कहा जाता है। 1644 में मतेरी की राड़ हुई थी नागौर के राजा अमर सिंह राठौड़ के बीच साथ, जिसमें कर्ण सिंह जीत गया था। और सूरत सिंह बीकानेर का वह राजा है जो 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधि कर लेगा। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला कल्याणमल था। अगला प्रश्न, जांगलधर बादशाह के नाम से किस शासक को जाना जाता है। तो जांगलधर बादशाह किसको कहा जाता है, कर्ण सिंह को। और इसके शासनकाल में ऐतिहासिक युद्ध हुआ था 1644 वाला, जिसको क्या कहा गया, मतिरे की राड़ कहा गया था। मतिरे की राड़ कहा गया, जो नागौर के राजा अमर सिंह राठौड़ के साथ इसने ये युद्ध लड़ा था, जिसमें कर्ण सिंह विजयी हुआ था। पृथ्वीराज राठौड़, जिसको डिंगल का हेरोस कहा जाता है, गागरोन दुर्ग में रहकर इसने वेली किशन रुक्मणेरी वाचनिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। राव जेतसी, जिसने 1541 के अंदर मालदेव के साथ एक युद्ध लड़ा था, पाहेबा साहेबा का युद्ध लड़ा था राव जेतसी ने। और 1527 के खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता करने वाला बीकानेर का जो राजा था वो भी राव जेतसी था। और राय सिंह जो था ये तो बीकानेर का कह सकते हैं वह राजपूत राजा था जो मुगलों का सबसे विश्वास पात्र राजपूत राजा भी बना था। अकबर का ये दूसरा सबसे बड़ा विश्वास पात्र राजपूत राजा रहा। और जहांगीर का पहला सबसे बड़ा विश्वास पात्र राजपूत राजा राय सिंह रहा, जिसको मुगल दरबार का स्तंभ भी कहा गया, राजपुताने का करण भी कहा गया, जिसने 1589 से 1594 ईस्वी के बीच में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण भी करवाया था। हालांकि ये लगभग अपने पूरे जीवन में अकबर और जहांगीर की सेवा करते करते दक्षिणी भारत के अभियानों में रहा था। और वहीं पर राय सिंह की 1612 के आसपास में वहीं पर इसकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न, खानवा युद्ध 1527 में राणा सांगा की सहायता करने वाला बीकानेर का शासक कौन था। देखो सहायता करने वाला पूछा है, सहायता करने वाला कौन था, राव जेतसी था। अब इसने कैसे सहायता की, इसने बीकानेर की सेना को खानवा में भेजा और उस सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो जेतसी के बेटे कल्याणमल ने किया था। अगर प्रश्न वो ये कर देता कि खानवा के युद्ध में बीकानेर सेना का नेतृत्व करने वाला राजा कौन था,
तो कौन था? कल्याणमल था, क्योंकि सेना के साथ तो यही गया था। लेकिन इसको भेजा किसने था? राव जेतसी ने। तो सहायता कौन करेगा? राव जेतसी इसमें सहायता करेगा। और खानवा के युद्ध में राणा सांगा अंतिम हिंदू राजपूत राजा हुआ था जिसने किसी विदेशी सेना को बाहर निकालने के लिए पत्र लिखकर राजस्थान के सभी राजपूत राजाओं को इकट्ठा कर लिया था। और पत्र लिखकर राजपूत राजाओं को बुलाने की परंपरा को पाती परवना भी कहा जाता है। तो इसका उत्तर सहायता करने वाला राव जेतसी था। जेतसी में हमने 2 सन कवर किए थे, अगर आपको याद हो। 1527 खानवा के युद्ध वाली कहानी, और 1541 में पाहेबा साहेबा का युद्ध हुआ था, जिसमें राव जेतसी मारा गया था। मालदेव ने बीकानेर पर अधिकार कर लिया था। तो कल्याणमल ने बाद में 1544 के गिरी सुमेल युद्ध में शेरशाह सूरी की सहायता की थी, जिसमें मालदेव हार गया था। तो सूरी ने बाद में कल्याणमल को वापिस बीकानेर का साम्राज्य लौटवा दिया था। तो इसका उत्तर राव जेतसी है। अगला प्रश्न, अनूप विवेक और काम प्रबोध ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? तो हमने ये पहले पढ़ा था, अनूप सिंह के द्वारा, जिसका काल बीकानेर चित्रकला शैली और उस्ता कला का स्वर्ण काल माना जाता है। गंगाधन मैथिली जो है ये तो कर्ण सिंह का दरबारी कवि था। कर्ण सिंह इसका दरबारी कवि कौन था? गंगानंद मैथिली। और कर्ण सिंह को जानबलदर बादशाह कहा जाता है। बिट्ठू सूजा तो वह था जिसने वेली किशन रुक्मणी वाचनिका नामक ग्रंथ को 5वां वेद व 19वां पुराण कहा था। वो बिट्ठू सूजा था जो राव जेतसी का दरबारी कवि था। और कर्ण सिंह का दरबारी कवि कौन था? गंगानंद मैथिल था। और अनूप सिंह खुद एक कवि था जिसके ये 2 बड़े ग्रंथ है, अनूप विवेक और काम प्रबोध। अगला प्रश्न देखिएगा, पाहेबा या साहेबा 1541-42 के अंदर में 41 में युद्ध हुआ था। किस किस के बीच हुआ था भाई? राव जेतसी और मालदेव के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें जेतसी मारा गया तो मालदेव ने बीकानेर के ऊपर अधिकार कर लिया था। कब हुआ था? 1541 में पाहेबा साहेबा का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न, तो ये भाई अपने जिला दर्शन का ऑनलाइन बैच प्रारंभ है। अपने जो ये टेस्ट अभी हल कर रहे हैं, ये टेस्ट मैंने इसी जिला दर्शन के ऑनलाइन बैच के अंदर लिया था। इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज कंप्लीट आपको राजस्थान जीके पढ़ने को मिलेगा। जैसे मान लो बीकानेर जिला आपने लगभग 14 से 15 घंटे की क्लास में बीकानेर जिला पूरा हुआ था, तो तुरंत उस क्लास के बाद बीकानेर जिले का एक टेस्ट हो गया 40 प्रश्नों का। अब उसमें गंगानगर जिला शुरू कर दिया। तो कहने का मतलब है प्रत्येक जिले की जियोग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री, अन्य और भी जो तथ्य है वो आपको इस कोर्स के अंदर नाम मात्र की फीस में पढ़ने को मिलेंगे। तो इस कोर्स का मतलब है आप अपना राजस्थान जीके बेहतरीन कर सकते हो। कल से न्यू ईयर के उपलक्ष्य में इस जिला दर्शन के लाइव बैच के अंदर आपको महा ऑफर मिलेगा। लगभग 3-4 दिन वो महा ऑफर रहेगा। तो कल से आप नाम मात्र की फीस में जिला दर्शन के ऑनलाइन बैच के अंदर अपना एडमिशन ले सकते हो, अपना राजस्थान जीके बेहतरीन कर सकते हो। अगला प्रश्न देखिएगा, राज्य में जिप्सम का सबसे बड़ा भंडार कौन सा है? हालांकि अपने राज्य में जिप्सम के सर्वाधिक जो भंडार है वो गोठ मांगलोद के अंदर है, और सबसे बड़ा भंडार जिप्सम का जामसर बीकानेर वाला है। तो जिप्सम का सबसे बड़ा भंडार है, और जिप्सम के सर्वाधिक भंडार पूछे तो गोठ मांगलोद के अंदर है। तो इसका उत्तर जामसर होता, जिप्सम का सबसे बड़ा भंडार। बीकानेर प्रजा परिषद के द्वारा बीरबल दिवस कब मनाया गया? तो पहला जो बीरबल दिवस है वो कब बनाया गया था? 17 जुलाई 1946 को जो है वो पहला बीरबल दिवस बनाया गया था। 17 जुलाई 1946 को, है ना, रायशनगर के अंदर कांड हुआ था। किसानों की एक सभा हुई थी, किसानों का एक जुलूस था जिसके ऊपर वहां के प्रशासन ने लाठीचार्ज, गोलियां चलवाई थी, जिसमें एक किसान शहीद हुआ था, बीरबल किसान। उस शहीद किसान के नाम पर बाद में 17 जुलाई 1946 को बीकानेर प्रजा परिषद यानी कि बीकानेर प्रजा मंडल के द्वारा वहां पर पहला बीरबल दिवस मनाया गया था। कब? 17 जुलाई 1946 को। अगला प्रश्न, बीकानेर प्रजा मंडल का संस्थापक कौन था? बीकानेर प्रजा मंडल की स्थापना कब हुई थी? 1936 में कोलकाता में हुई थी, और इसका संस्थापक कौन था? मगाराम वैद्य था। और बीकानेर प्रजा मंडल की स्थापना कहां हुई थी? कोलकाता के अंदर हुई थी। भोगीलाल पांड्या डूंगरपुर प्रजा मंडल से संबंधित है। कांतिलाल बूंदी से संबंधित है। मीठालाल जैसलमेर से संबंधित है। और बीकानेर का कौन है? तो मगाराम वैद्य है। और बीकानेर प्रजा मंडल की स्थापना कहां हुई थी? कोलकाता में 1936 में हुई थी। एकीकरण विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? बीकानेर थी। बीकानेर का शासक था महाराजा शार्दुल सिंह, जिसने पहली बार एकीकरण विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था।
और उस समय बीकानेर का राजा कौन था? महाराजा शार्दुल सिंह, वही राजा जो इंदिरा गांधी नहर के निर्माण के समय भी था। तो एकीकरण विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली पहली रियासत कौन सी थी? बीकानेर थी, और बीकानेर का राजा कौन था? महाराजा शार्दुल सिंह था। अगला प्रश्न, जसनाती संप्रदाय जिसकी मेन पीठ कतरियासर बीकानेर में है, जिसमें धार्मिक नियम कितने होते हैं? तो आपको पता है 36 होते हैं, और बिश्नोई संप्रदाय में 29 होते हैं। और जसनाती संप्रदाय का फेमस नृत्य कौन सा था? अग्नि नृत्य था। फतेह फतेह करते हुए अग्नि नृत्य के अंदर इसके जो अनुयायी होते हैं जसनाती, वो अग्नि नृत्य करते हैं, जिसमें कुल धार्मिक नियम कितने होते हैं? 36 होते हैं। और जसनाती संप्रदाय की मेन पीठ कहां पर है? कतरियासर बीकानेर के अंदर है। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में खूब आता है, रट्टा लगा लेना। राजस्थान राज्य अभिलेखाकार अकादमी की सर्वप्रथम स्थापना 1955 में जयपुर में हुई थी। ठीक है, राजस्थान राज्य अभिलेखाकार अकादमी 1955 में जयपुर में स्थापित हुई थी। बीकानेर किस वर्ष स्थानांतरित किया गया? तो हमने ये पढ़ा था कि जयपुर में जब ये स्थापित हुई तो 5 साल बाद ये बीकानेर में आ गई थी। 5 साल बाद यानी कि 1960 में, और ये वर्तमान में है कहां पर? बीकानेर में। कौन सी अकादमी है? राजस्थान राज्य अभिलेखाकार अकादमी बीकानेर में है, जो बीकानेर में कब आई थी? 1960 में। 1955 में इसकी स्थापना हालांकि जयपुर में हुई थी, और 5 साल बाद इसको बीकानेर में स्थानांतरित कर दिया गया था। रम्मत लोकनाट्य कहां का फेमस है? तो रम्मत लोकनाट्य कहां का फेमस है? बीकानेर का है। उस्ता कला भी कहां की है? बीकानेर की है। रम्मत लोकनाट्य भी कहां का है? बीकानेर का फेमस है। गंगानंद मैथिल किसका दरबारी कवि था? तो हमने ये पहले पढ़ लिया था, कर्ण सिंह का दरबारी कवि है। और कर्ण सिंह को क्या कहा जाता है? जांगलधर बादशाह कहा जाता है। राय सिंह को राजपुताने का कर्ण कहा गया। मुगल दरबार का स्तंभ कहा जाता है। अनूप सिंह का काल बीकानेर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल है। उस्ता कला का स्वर्ण काल माना जाता है। और राव जेतसी पाहेबा साहेबा का युद्ध है 1527 के खानवा युद्ध में राणा सांगा की सहायता करने वाला बीकानेर का राजा राव जेतसी था। राम सनही संप्रदाय की पीठ कहां पर है? राम सनही संप्रदाय की पीठ कहां पर है, ये आपको बताना है। राम सनही संप्रदाय की जो मेन पीठ है वो वैसे बीकानेर में ही है, और बीकानेर में है कहां पर? जगह का नाम आपको यहां पर बताना है। और राम सनही संप्रदाय की जो पीठ बीकानेर में उसके जो संस्थापक है वो कौन है? हरि रामदास जी है। कौन थे? हरि रामदास जी, जिनकी प्रमुख रचना का नाम निशानी था। प्रमुख उनकी रचना का नाम क्या था? निशानी था। और उस पीठ के संस्थापक कौन थे? हरि रामदास जी। और राम सनई संप्रदाय की मेन पीठ कहां पर है? सिंहतल बीकानेर में, जिसके संस्थापक कौन है? हरि रामदास जी। और हरि रामदास जी की मुख्य रचना का नाम क्या था? निशानी था। अगला प्रश्न, उस्ता कला के संरक्षण के लिए राज्य सरकार ने किस वर्ष बीकानेर में उस्ता केमल हाई ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की थी? रट्टा लगा लेना, पेपर में खूब प्रश्न आता है। 1975 में। कब? 1975 में। उस्ता केमल हाई ट्रेनिंग सेंटर बीकानेर में है, और उसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी, उस्ता कला के संरक्षण और उस्ता कला के विकास के लिए। जूनागढ़ दुर्ग के किस द्वार पर जयमल और फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां विराजमान है? जिस मूर्तियों का निर्माण किसने करवाया था? राय सिंह ने करवाया था। ये जूनागढ़ दुर्ग का जो सूर्य पोल है, जो आंतरिक पोल है, आंतरिक पोल 5 है मेन दरवाजे, उन 5 दरवाजों में सबसे मेन दरवाजा ये सूर्य पोल है। इसी सूर्य पोल के आगे जयमल फत्ता की ये गजारूढ़ मूर्तियां विराजमान है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? राय सिंह ने करवाया था। अगला प्रश्न क्या था? कपिल मुनि जी का मेला कोलायत में कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कहां लगता है? कोलायत के अंदर। कोलायत कस्बा है जहां पर कोलायत झील भी है। और कोलायत झील में हमने पढ़ा था कि यहाँ की दीपदान परंपरा विशेष है, जो कि अपने राजस्थान में दीपदान की सबसे प्राचीन परंपरा मानी जाती है। और कपिल मुनि जी का जन्म पुष्कर अजमेर में हुआ था। वर्मा जी के पोते थे। और कपिल मुनि का मुख्य जो ग्रंथ था वो सांख्य दर्शन था। और कपिल मुनि जी ने अपनी तपोस्थली कोलायत को बनाया था। वहां पर कोलायत सरोवर भी है। वहीं पर कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि जी का ऐतिहासिक मेला लगता है। और पुष्कर वाला जो मेला है वो भी कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को। अगला प्रश्न, अलखिया संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है? अलखिया संप्रदाय की मेन पीठ, देखो अलखिया संप्रदाय की जो मेन पीठ है वो हमने पढ़ा था बीकानेर के अंदर ही है। और अलखिया संप्रदाय की पीठ बीकानेर में, इसके संस्थापक जो थे वो कौन थे? स्वामी लालगिरी थे। कौन थे?
स्वामी लालगिरी। स्वामी लालगिरी जो जाति से मोची थे, स्वामी लालगिरी जी के अलख्या संप्रदाय के कुंडलिया बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुए थे। इनकी मेन पीठ बीकानेर में है, यानी कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनकी मेन पीठ जो है वो कहां पर है, तो वो बीकानेर के अंदर है। ये आपका बीकानेर जिले का जो टेस्ट हुआ था उस टेस्ट की ये आंसर की है। ठीक है, ये अपने 40% थे। एक बार जिसने ऑनलाइन जिला दर्शन के बेस के अंदर ये टेस्ट दिया था, वो एक बार अपने टेस्ट और आपने जो टेस्ट किया था, प्रश्न किए थे, एक बार मैच कर लेना। फिर भी अगर कोई भी डाउट रहता है तो कल अपने सुबह लाइव क्लास होगी ऑनलाइन बेस के अंदर, उस क्लास के अंदर आप फिर मुझे बता देना। उस क्लास के अंदर जो भी आपके डाउट है वो कल अपने फिर आपके डाउट के ऊपर एक बार और चर्चा कर लेंगे। और अभी तक अगर आपने जिला दर्शन के ऑनलाइन बैच को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो मैं बता दूं, कल से न्यू ईयर के उपलक्ष्य में जिला दर्शन के इस ऑनलाइन बैच के अंदर महा ऑफर शुरू होने वाला है, जो लगभग न्यू ईयर तक चलेगा। नाम मात्र की फीस में आप जिला दर्शन के ऑनलाइन बैच के अंदर अपना एडमिशन लेकर अपने राजस्थान के नए जीके को और बेहतरीन कर सकते हो, जिसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज उस जिले की जियोग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री, करंट जीके के फैक्ट और अन्य मेन तथ्य आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगे। जो साथी जुड़े हैं लाइव बैच में उनको पता है कि इसके अंदर अपने कितने बेहतरीन तरीके से प्रत्येक जिले को अपने पूरा डिटेल में कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका टेस्ट था। जिसने टेस्ट दिया, जो ऑनलाइन बैच के जो स्टूडेंट्स हैं, अपने कल सुबह जब आपसे दोबारा चर्चा करूंगा, लाइव अपने क्लास लेंगे, तो उस समय एक आधा और अगर आपका कोई डाउट है तो वो डाउट अपने उस क्लास के अंदर आपका मैं दूर कर दूंगा। ठीक है, बाकी संस्था के साथ में जुड़े रहिए, इसी प्रकार से अपना विश्वास बनाए रखिएगा। संस्था में सारे ऑफलाइन जो बैच और ऑनलाइन बैच अपने प्रारंभ है। ऑफलाइन जुड़ना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम है, सारे ऑफलाइन नए बैच शुरू है। अगर ऑफलाइन नहीं आ सकते तो घर पर बैठे संकल्प की ऐप के ऊपर आप ऑफलाइन बैच को ऑनलाइन जो है मूड उसके अंदर भी आप वो अपना शुरू कर सकते हो। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।